कहानी की शुरुआत में हमें 1942 दिखाया जाता है, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था। इसलिए अमेरिका भी जापान से बदला लेना चाहता है। तो अमेरिका अपने कुछ एयरक्राफ्ट को साउथ पैसिफिक में भेज देते हैं, जहां पर अपनी सबमरीन होती है। दरअसल इनका आप यह प्लान होता है कि इन सबको जापानी सबमरीन पर अटैक करना है, इसलिए यह सब उनको खत्म करने के लिए उठ जाते हैं। इसी बीच इन सभी में एक प्लेन होता है जिसमें 3 लोग होते हैं, जिनका नाम हेरोल्ड, टोनी और जिन होता है। अब जब ये तीनों अपना मिशन पूरा करके वापस आ रहे थे, तभी अपना रास्ता भटक जाते हैं। अब हेरन, जो इस प्लेन का पायलट होता है, वहीं से कहता है कि तुम रेडियो से संपर्क करो। लेकिन जब चीन रेडियो से संपर्क करता है तो उसे सिग्नल न मिलने पर आवाज साफ नहीं आ रही होती। यहाँ इनके सामने एक प्रॉब्लम और भी होती है कि इनका ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। इसलिए हे अर्जुन से कहते हैं कि तुम दोबारा से रेडियो पर संपर्क करो। फिर जीन दोबारा से उनसे रेडियो के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी संपर्क नहीं हुआ था। अब धीरे धीरे इनके प्लेन भी खत्म होने वाला है। इसलिए पायलट हिरल यहाँ इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए कहता है, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता। पायलट इंसाफ रहता है कि अपना जरूरी सामान उठा लो और हमें यहाँ समुद्र में लैंडिंग करनी होगी। अब पायलट इस विशाल समुद्र में अपने एयरक्राफ्ट को लैंड करवा देता है। ये तीनों इस प्लेन से बाहर निकलने वाले होते हैं। तब हेरोल्ड की तब बेल्ट खुल जाती है, पर टोनी और चीन की बेल्ट नहीं खुल पाती, जिस वजह से टोनी और चीन दोनों ही उस प्लेन के साथ समुद्र में डूबने लग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ये दोनों उस बेल्ट खुद को आजाद कर लेते हैं और ऊपर समुद्र की सतह पर आ जाते हैं। यहाँ इनके खाने पीने का सामान सब उसी प्लेन में डूब जाता है, क्योंकि जब उसमें फंस गए थे तब वहां से कुछ भी नहीं निकाल पाए थे। इसीलिए अब ये तीनों बस एक छोटी सी एयरपोर्ट के ऊपर होते हैं और दूर दूर तक 11 समुद्र होता है। अब यह लोग जैसे तैसे इस छोटी सी एयरपोर्ट पर रात बिताते हैं। जब सुबह होती है तब इनको लगता है कि योरसेल्फ ड्रॉप्स इनको बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, और ऐसा होता भी है। एक एयरक्राफ्ट इनके ऊपर से बढ़ता है, जिसको देखकर ये जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। या उनके पास कोई प्लेयर घर नहीं होती, इसीलिए ये लोग अपने जैकेट उतार देते हैं ताकि उनको सिग्नल दे सकें। लेकिन और एयरक्राफ्ट इस विशाल समुद्र में इन तीनों को नहीं देख पाता, इसीलिए वह इनके ऊपर से उड़कर चला जाता है, जिसे देखकर ये तीनों काफी सेट हो जाते हैं। और अब तक कई लोगों को यह पता भी चल चुका होता है कि यहाँ फंस चुके हैं। अब हेरल्ड, जो इनका सीनियर होता है, उसको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा हो चुका होता है कि इन तीनों को अब कई दिनों तक यहाँ सरवाइव करना पड़ सकता है, क्योंकि इस बड़े समुद्र में ये बस एक छोटी सी एयरपोर्ट पर होते हैं, जहां से इनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए हरड इनको अपना सभी जरूरी सामान निकालने के लिए रहता है, ताकि इन कीबोर्ड पर फालतू वजन बना सके हैं। और यह लोग अपने जूतों को पानी फेंक देते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर ये इतने वजन के सहारे नहीं चल सकते, या हेयर अपने जूते पानी में नहीं पड़ता है। ये देखकर ये दोनों से कहते हैं कि सर, आपने अपने जूते पानी में क्यों नहीं देखे? जिसके जवाब में वह कहते हैं कि अगर हमें जमीन मिल गई तो वह हमें चलना होगा, इसलिए हमें एक जोड़ी बचाकर रखनी होगी। अब जब रात होती है तब ये लोग और भी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि यह एयरपोर्ट बहुत छोटी होती है, इसलिए इनको सोने में काफी परेशानी हो रही होती है। इसलिए यह लोग आपस में सलाह करते हैं कि एक टाइम पर इस नोट में सिर्फ एक ही आदमी सोने, बाकी दो तब तक बैठकर आपको बताएंगे। अब हार्ड को पता होता है कि उसे अब कई दिनों तक बिना पानी के रहना होगा, इसलिए वह खुद का ही पेशाब अपने जूते में स्टोर करके पीने लग जाता है। अगली सुबह हेयर ओनेल को बताता है कि इस समय जहां पर यह है, वहां से इनसे हवाई 1922 दूर है, और दूसरी तरफ इनके पीछे साउथ अमेरिका इनसे 6022 दूर है। यानी अब ये समुद्र में फंस चुके हैं। अगर हम यहाँ से धीरे धीरे भी आगे बढ़ते रहे तो हम कुछ हफ्तों में वहां तक पहुंच जाएंगे। ये सुनकर टोनी कहता है कि कुछ हफ्तों में इतने तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसलिए इनको लगता है कि इनको जल्दी खाने पीने का बंदोबस्त करना होगा। अब यहाँ इनके पास जो सामान होता है, ये लोग उसकी मदद देना शुरू कर देते हैं। जैसे इनके पास हेगन होती है, ये लोग उस घन की मैगजीन के स्प्रिंग से मछली पकड़ने का एक कांटा तैयार करते हैं। फिर यह लोग उसे कांटे को पानी में फेंक देते हैं, मछली पकड़ना शुरू कर देते हैं। जब एक मछली के कांटे में बसती है तो यह लोग उसे ऊपर खींचना शुरू कर देते हैं, पर वो रस्सी बीच में टूट जाती है, जिस वजह से कांटा भी मछली के साथ पानी में चला जाता है। दोपहर में बहुत गर्मी होती है और ये तीनों काफी परेशान हो रहे होते हैं। जब चीन से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो वह समुद्र में नहाने के लिए चला जाता है। लेकिन जब हेयर उसे कहता है कि इस समुद्र में शार्क भी हो सकती है, तो जिन डर के मारे जल्दी से अपनी वोट पर आ जाता है। अब इनको समुद्र में सरवाइव करते हुए आज पूरे 5 दिन हो चुके होते हैं। इन 5 दिनों में इन्होंने ना तो खाना खाया होता है और ना ही पानी की एक बूंद पी होती है, जिस वजह से यह बहुत कमजोर हो चुके हैं। इनका सीनियर कहता है कि मेरे पास एक पेंसिल है, और पेंसिल को निकालता है, जिसके बाद वो एक नक्शा बनता है। अब नक्शा बनाकर तैयार हो जाता है।
है। तब हिरण इसे कहते हैं कि हमें वोट को हवा के साथ चलने से रोकना होगा। फ्रेंड के पास जो सामान होता है उससे ये लंगर बनाते हैं, जिससे इनकी वोट एक जगह स्टेबल हो जाएगी। फिर ये उस अगर को पानी में डालेंगे और जब ये पानी से निकालेंगे तब ये उस दशरथ में जा पाएंगे जहां पर हवा चल रही होगी। ऐसा करने से अब ये लोग उस तरफ जा सकते हैं जिस तरह ये जाना चाहते हैं। जिस तरफ ये जानना चाहते हैं, ऐसा करने के बाद ये लोग बात करते हैं और कहते हैं कि इस समुद्र में जितनी भी बोट है उन्हें सब की रक्षा करना, और इस समुद्र में एक बोट मेरी भी है, तो आप मेरी बोट की भी रक्षा करना। और कहता है कि हमने जिंदगी में सभी काम अच्छे नहीं किए हैं, पर दूसरा कहता है कि हमें इस समय से ज्यादा पानी की जरूरत है, बारिश करवा दीजिए। फिर यह लोग यहाँ बारिश का बहुत देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद यहाँ बारिश नहीं होती, जिससे टोनी या नहीं लुट जाता है। फिर जी उसे समझाता है कि तुम ईश्वर को थोड़ा वक्त, तो अब थोड़ी देर बाद यहाँ फिर से रात हो जाती है और आज सच में बारिश होने लगती है। यह देखकर ये तीनों बहुत खुश होते हैं कि आज इन्होंने बहुत दिनों बाद फिर से पानी पिया होता है, जिसके बाद यह काफी सारा पानी पीते हैं। अगली सुबह जिन मछली पकड़ रहा होता है, पर वे बहुत दिनों से एक भी मछली पकड़ पाए होता, इसलिए अब वह बहुत दुखी हो चुका होता है। उसके पास चक्कू होता है जिसे वह पानी में मारना शुरू कर देता है, जिससे देखकर उसका बोस कहता है एयरपोर्ट से दूर रखो, क्योंकि एक यही चीज है जो एयरपोर्ट में छेद कर सकती है। लेकिन वह सरल की बात नहीं मानता, वह चक्कू को पानी में मारता रहता है। पानी में काफी देर जब को मारने के बाद अब वो परेशान हो गया, क्योंकि उसे लगता है कि चक्कू अपने छोटी सी नाव पर चाकू मार दिया है। अब जिन घबराते हुए अपने साथियों को बताता है कि शायद मैंने चक्कू अपनी छोटी सी नाव में घुसा दिया है, और उसका साथी कहता है कि इस चक्कू को बाहर मत निकालना, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। अब जिन महसूस करता है कि चक्कू उसने अपनी छोटी सी नाव में नहीं बल्कि मछली में मारा है, जिसके बाद ये तीनों तुषार को अपनी वोट के ऊपर लेते हैं। अब कई दिनों बाद इनकी हाथ एक मछली आई है, फिर अपने चक उसे उसका पेट चीर कर उसको खाना शुरू कर देते हैं। अब ये सब इस तुषार को खाने के बाद बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जब से ये लोग यहाँ फंसे हैं इन्होंने पहली बार कुछ खाने खाया होता है। अब ये लोग ये आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। हेयर ओनेल को बताता है कि अब जब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरी वाइफ मुझसे बहुत नाराज होगी। फिर हेरोल्ड इन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों की शादी हो चुकी है। दरअसल यह तीनों पहले से एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते होते। टॉनिक आता है कि मेरी शादी तो नहीं हुई, पर मेरी एक गर्लफ्रेंड है। जिन कहता है कि न तो मेरी शादी हुई है और न मेरी गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर टोनी दिन से कहता है कि जब तुम वापस जाओगे तो मेरी बहन को डेट कर लेना, वह बहुत खूबसूरत है। फिर थोड़ी देर बाद यह रात होती है। अधीन अपना हाथ पानी में डालकर सो रहा होता है, तब यह चार उसके हाथ पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसका हाथ काफी जख्मी हो जाता है। अगली सुबह टोनी के हाथ में बंदूक होती है और तभी जी उस धीरे से कहते हैं कि मुझे यह दो और बिल्कुल आवाज मत करना। अब जैसे ही टोनी उसकी बंदूक देता है तब वह देखता है कि उसके ठीक सामने एक पक्षी बैठा हुआ है। जीन पक्षी पर निशाना लगता है। जब यह गोली इस पक्षी को लगती है तो वह इनसे दूर पानी में जाकर गिर जाता है। ये देखकर हैरत जल्दी से पानी में उठ जाता है। बहुत दिनों से भूखे होते हैं और अब इन्होंने इस खाने को गंवाना नहीं है। फिर जैसी हर उस पक्षी को पानी से उठाता है, वह देखता है कि उसकी तरफ फिर बहुत बड़ी शार्क आ रही होती है। यह देखकर टोनी और जिन भी बहुत घबरा जाते हैं। अब इससे पहले कि शादी केरल को अपना शिकार बनाती है, वह जल्दी से उस बेड के ऊपर आ जाता है और फिर वह 4 इंच की बोर्ड की नीचे से होकर निकल जाती है, जो कि बहुत बड़ी होती है। अब इसके बाद यह तीनों इन 15 दिनों में दूसरी बार खाना खाते हैं। आज इन सबको यहाँ पूरे 20 दिन हो चुके होते हैं। ये लोग ये बहुत कमजोर हो जाते हैं। हेयर लिया लेट होता है और जब उठता है तो वह देखता है कि आज हवा करूं कोई नहीं देख रहा। यह देखकर है वेल इन दोनों पर गुस्सा करता है और इन दोनों को डांटने लग जाता है। फिर जीन उड़ता है और हेल्प से कहता है कि देखने के लिए कुछ भी नहीं है और आज वैसे भी 20वां दिन है। अब तक हमें वहां पहुंच जाना चाहिए था। तुमने जो आइलैंड बताया था वह कहाँ है? और कहता है कि मैंने इस आयरलैंड के बारे में बताया था, वह सिर्फ मेरा एक अंदाजा था। ये सुनकर जी नॉट ओनली दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब तक उन दोनों को लगता था कि हेरोल्ड को उनकी लोकेशन का पता है, लेकिन वह बस हल्का का अंदाजा था। फिर जीन हेल्प पर गुस्सा करता है। वह कहता है कि हम तुम्हारी वजह से इतने दिनों से यहाँ फंसे हुए थे। ये सुनने के बाद हरड अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है। वह कहता है कि जब मैं प्लेन चला रहा था तो मुझे कुछ सेकंड्स के लिए नींद आ गई थी और जब मेरी आंख खुली तब हम आउट ऑफ रेंज हो गए थे। यानी इन सब के पीछे सिर्फ केरल की गलती थी
और वह लाइन से माफी मांगता है। अब हेयर उठता है और अपनी लाइफ जैकेट को उठाता है जिस पर उसने नक्शा बनाया था। वह कहता है कि अब यह मेन घर लेकर जाएगा। तभी हरड को एक आइडिया आता है। वह अपने शूज को चप्पू से काटना शुरू कर देता है। दरअसल हो यहाँ अपने लिए चप्पू बनाने की कोशिश करता है ताकि वह जिस भी तरफ जाना चाहते हैं वहां जा सके। अब उसने अपने जूते के निचले हिस्से को काट दिया होता है और उनको चप्पू बना लिया होता है। फिर यह अपने यहाँ चप्पू चलाते रहते हैं ताकि यह किसी किनारे तक पहुंच जाए। अब देखते ही देखते इन तीनों को आज यहाँ पूरे 30 दिन बीत जाते हैं। इनके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। ये पहले से भी ज्यादा कमजोर और बीमार हो चुके होते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ रात होती है और रात को यहाँ बहुत तेज बारिश होती है जिससे यह आज काफी सारा पानी पीते हैं। लेकिन यह देखते हैं कि वह बारिश अब तूफान में बदल जाती है जिससे इनकी बोट पानी में पलट जाती है और ये सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। ये अपने वोट को सीधा करके और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और सुबह तक इस तूफान का सामना करते रहते हैं। फिर जब सुबह होती है तब ये तीनों इस बोट पर अधमरी हालत में लेटे होते हैं और कहीं ना कहीं अब ये तीनों इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकती। फिर इन सबको या भ्रम आना शुरू हो जाते हैं। जिन देखता है कि उसके सामने टोनी की बहन एक चेयर पर बैठी होती है। दरअसल हो इसके दिमाग की इमेजिनेशन होती है। फिर वह टोनी से कहता है कि शायद मुझे तुम्हारी बहन से प्यार हो गया है। तो टोनी उसे कहते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम दोनों एक ग्रेट कपल बनोगे। इसके बाद हेरोल्ड फिर से इन दोनों से माफी मांगता है क्योंकि आज भी वह इन सब के पीछे अपने आप को गुनहगार है। लेकिन टोनी इन दोनों से कहता है कि हम बहुत आगे आ चुके हैं और यहाँ आपका हम हार नहीं मान सकते। जिसके बाद टोनी अपने हाथ से ही वोट को धकेलना शुरू कर देता है। यह देखकर हेराल्ड और जिन भी ऐसा ही करते हैं। फिर यह तीनों ऐसे ही करते हैं। यह अपने हाथ से धीरे धीरे वोट को देखना शुरू कर देते हैं इस उम्मीद से कि इनको कोई किनारा मिले और यह अपनी जान बचा सके। अब देखते ही देखते आज इनको 34वां दिन हो जाता है। यह तीनों आज बिल्कुल अधमरी हालत में होते हैं और जिंदा लाश की तरह लेटे होते हैं। अभिमान चुका होता है कि वह यहाँ से जिंदा नहीं बच सकता, इसलिए वह यहाँ समुद्र का पानी पीने लग जाता है। लेकिन उसके सामने जीन लेटा होता है। वह एकदम से खड़ा होता है और वह कहता है कि मुझे सामने कुछ नजर आ रहा है। फिर जब यह तीनों वह देखते हैं तो वहाँ सच में का लैंड होता है। ये देखकर इनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। ये बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं, जिन्हें ऊपर आसमान में देखकर ईश्वर को थैंक यू बोलता है। अब तक ये तीनों से जिंदा लाश की तरह थे, लेकिन आप इन्हें अलग ये रजिया जाती है। ये तीनों बड़ी तेजी से अपने हाथों से अपनी वोट को किनारे की तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं। अब फाइनली 34 दिनों बाद ये पहली धरती पर कदम रखते हैं। ये देखते हैं इनके सामने घर होता है। उसको देखकर ये सुकून की सांस लेते हैं और उस तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इस मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि यह तीनों 349 के मुश्किल सफर को पार करने के बाद उसका पुत्र का नाम के एक बीच पर पहुंच जाते हैं। 349 के मुश्किल सफर को पार करने के बाद इन लोगों ने इन 34 जिलों में लगभग 1000 मील से भी ज्यादा का सफर तय किया था। इसके बाद हमें इन तीनों की रियल फोटो दिखाई जाती है और बताया जाता है कि हरले दोबारा कभी एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाया और बाद में उसे नेवी की तरफ से अवार्ड भी दिया गया क्योंकि इस मुश्किल सफर में उसने अपने साथियों को अच्छे से गाइड किया। टोनी ने अपना कैरियर नेवी में जारी रखा। जी ने भी रेडीमेड बनकर अपना कैरियर जारी रखा और आगे चलकर उसने टोनी की सिस्टर के साथ शादी कर ली।